Hi students, now we are going to study the second topic of food security. In the previous video, I talked about the definition of food security and why it was needed. I hope you would have enjoyed the video and you have learned a lot of things from that video. Now I'm going to start the second topic, that is called who are food insecure people. तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फूड इनसिक्योर पीपल कौन है। हमारे भारत में कहा जाता है कि बहुत ही लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, एक बड़ी संख्या में लोग इस फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी से सफ़र करते हैं। उनको अनाज 2 टाइम भी मुहैया होना मुश्किल है। और अनाज मिल भी जा रहा है तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी है, नहीं वैसे अनाज नहीं मिल रहा जिसको जिसकी एक आप कह सकते हैं कि हेल्दी बॉडी को ज़रूरत होती है। अब इसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट इफ़ेक्टेड ग्रुप्स कौन से लोग हैं? वैसे लोग जिनके पास खुद की ज़मीन भी नहीं है या है भी तो बहुत कम ज़मीन है। तो जब ज़मीन खुद की नहीं है और वो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ज़मीन नहीं आपके पास है, देन व्हाट कैन यू डू? हाउ विल यू अर्न समथिंग? एक प्रॉब्लम इन लोगों के साथ है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स है, ये कुछ कारीगरी तो जानते हैं लेकिन वैसे ही जानते हैं जो पहले ज़माने में चला करती थी। और आज मशीन आने की वजह से उनके काम ऑब्सलीट हो गया। उनको वो उतना काम नहीं मिलता है, उतना पैसा नहीं मिलता है जितना उनको अपना घर चलाने के लिए, बाल बच्चों का पेट भरने के लिए ज़रूरी होती है। फिर कुछ लोग ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अब पुरानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आज के दौर में अगर आप घड़ी बनाने वाला काम करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट या पैसा आने की संभावना अब नहीं रही है, क्योंकि अब लोग मोबाइल का और तरह के उपकरणों का यूज़ करके वक्त को देखते हैं, पता लगाते हैं। कुछ ऐसे वर्कर हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद को जॉब पे दिए हुए हैं, छोटा मोटा जॉब करते हैं। कोई गुमटी चला रहे हैं, कोई आप ठेले पे कुछ सब्ज़ी वगैरह बेच रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा गरीब में से गरीबों में से गरीब यानी कि फ़कीर लोग, जिसको हम लोग कहते हैं भिखारी लोग, इनके सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है अनाज की। कई बार 1 टाइम 2 टाइम अनाज मिलना मुश्किल हो जाता है और कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अनाज खाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे कंट्री हैं दुनिया में जहाँ पे लोग इतना ज़्यादा खाते हैं कि वो अब ओबेसिटी के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापे के प्रॉब्लम से वो पैदल चलते हैं ताकि उनका वज़न कम हो जाए। और कुछ ऐसे कंट्री है, सोमालिया वगैरह ऐसी कंट्री है, अफ्रीका का बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ लोग पैदल चलते ताकि कुछ अनाज मिल जाए और कुछ खा ले, कुछ पानी पी ले। उनके पास अनाज है नहीं, तो ये कम्प्लीटली इम्बैलेंस आपको नज़र आएगा ही। अगर हम लोग केवल भारत पे ही फोकस करेंगे, भारत की ही चर्चा करेंगे, तो यहाँ जो शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जिनके घर के जो वर्किंग मेंबर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो बहुत ऐसा जॉब कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सैलरी वगैरह नहीं है, इल पेड ऑक्यूपेशन है। वो कैजुअल लेबर मार्केट में काम करते हैं। हो सकता है वो मिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं और उनको हर दिन काम भी नहीं मिलता। काम मिलता भी है तो उतना सैलरी जो मिलना चाहिए जिससे घर को वो चला पाए सही से, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। आइए आगे बात करते हैं कि इसके अलावा भी कोई और लोग हैं जिनको अनाज की कमी से जूझना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है। उसमें सोशल कंपोजिशन भी है। पिछली बार जो हम लोगों ने बात किया वो इकोनॉमिकली चेक किया था, अभी सोशल कंपोजिशन भी आया। मतलब समाज में जातिगत की अगर बात की जाए तो उसमें कौन से ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा पिछड़े में आते हैं। एससी है, एसटी है और ओबीसीज कुछ सेक्शन है। एससी शेड्यूल कास्ट यानी दलित लोग, एसटी यानी आदिवासी शेड्यूल ट्राइब, एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट। आप में से कई इस बात पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि एससी एसटी जो लोग हैं वो तो रियल में ऐसा उनके साथ बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है। बहुत सारे लोग तो आगे बढ़ गए हैं, बहुत जॉब कर रहे हैं। हमारे आसपास मोहल्ले में तो बहुत लोग ऊंचे ऊंचे ओहदों पे हैं। तो हो सकता है ये बात सही हो, आपके आसपास में ऐसा हो, लेकिन पूरे भारत के अगर हम लोग हॉलिस्टिक अप्रोच से जब रिजल्ट निकालेंगे, फैक्ट निकालते हैं, तो पता चलता है कि अभी भी इनकी हालात बहुत बेहतर नहीं है। हाँ, पहले से बेहतर है लेकिन अभी भी बहुत बेहतर नहीं है। अब इनमें से ज़्यादातर लोग वैसे हैं जिनके पास ज़मीन बहुत कम मात्रा में है, या फिर किसी के कुछ ऐसे भी इनके पास ज़मीन ही नहीं है। तो इनको फूड इनसिक्योरिटी के लिए ये वल्नरेबल लोग हैं। वैसे लोग जो अफेक्ट हो जाते हैं किसी प्राकृतिक आपदा से और उसके बाद उनको काम के लिए
अपना शहर छोड़ देना पड़ता है, दूसरे शहर आना पड़ता है, ऐसे लोग भी फूड इनसिक्योर नहीं आएंगे। एक सबसे परेशान कुन और तकलीफ दे बात ये कि इसमें महिलाओं में फैक्टिंग जितनी भी सर्वेज वगैरह हुई उससे ये पता चला कि उनके अंदर भी कुपोषण के शिकार होने की चांसेस और जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। और ये बहुत ही सीरियस कंसर्न का मैटर है, क्योंकि इसका असर उनके होने वाले बच्चे और जन्म लेने के पश्चात जो बच्चा होगा उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। इसीलिए भारत में एक बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन गर्भवती महिला और नर्सिंग महिला और चिल्ड्रन जो 5 साल से कम एज के हैं, उनके लिए फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन में एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप ये लोग फॉर्म करते हैं। आपको बातें समझ में आ रही होगी। लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप, पहले हमने गांव की बात कर ली, लैंडलेस लोग वगैरह, ट्रेडिशनल सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग, शहर में अगर हम लोग लेबरर की ओर चले आए, फिर हम लोगों ने बात किया सोशल बैकग्राउंड की, यानी कि SC ST OBC वगैरह लोग, फिर नेचुरल डिजास्टर से जो लोग इफेक्ट होते हैं, साथ साथ में महिलाओं के बारे में हम लोग बात किया कि एनीमिया वगैरह डिजीज से बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं, मेल न्यूट्रिशन के शिकार होती हैं। स्टेट की अब हम बात करते हैं, क्या सारे स्टेट में इक्वली लोग गरीब हैं? ऐसा नहीं है। ये ज़्यादातर उन इंडिया के उन रीजन्स में है, उन स्टेट्स में जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत अच्छा उनका इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं है, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत आदिवासी इलाके हैं, या फिर वैसी जगह जहाँ पे भूकंप, सुनामी, बाढ़ बराबर आते रहते हैं, जैसे बिहार का बिहार उत्तरी इलाका जहाँ पे बराबर बाढ़ आते रहते हैं और कई हज़ारों लोगों को इससे सफ़र करना पड़ता है, तकलीफ उठानी पड़ती है। इसमें यूपी के बारे में बात किया जा रहा है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर लोग रहते हैं, जिनको अनाज वक्त पे नहीं पहुंच पाता है। अभी का जो लॉकडाउन का जो केस है, इसमें तो ये बातों को आपको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि कई मजदूर अभी महाराष्ट्र वगैरह स्टेशन पे जमा हो गए थे, उनकी समस्या थी कि उनको डेली का उनको अगर जॉब नहीं मिलेगा तो इट इज़ वेरी नेचुरल टू सी दैट दे विल बी स्ट्रगलिंग फॉर अर्निंग सम मनी सो दैट दे कैन, यू कैन से कि उनके खाने अनाज का पूरा इंतज़ाम हो जाए। इसमें एक और प्रॉब्लम है, हंगर जिसे हम लोग कहते हैं। हंगर मतलब भुखमरी, जो इंडिकेट करेगा कि फूड इनसिक्योरिटी है। अगर खाने का आपके पास इंतज़ाम नहीं है, आपके घर पे अनाज पहुंच नहीं पा रहा है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो कुछ दिन पास पड़ोस से आप मिल जाएगा, लेकिन आज तक कल फिर आपको भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा और बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन आ जाती है। अब ये अगर आपको फूड सिक्योरिटी को अटेंड करना है तो इसका मतलब ये होता है कि करंट हंगर का जो प्रॉब्लम है, भुखमरी का जो प्रॉब्लम है, उसको दूर कर दिया जाए और फ्यूचर में जो भुखमरी आ सकती है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में, उसको भी दूर किया जाए, तभी हम कंप्लीटली फूड सिक्योर हो सकते हैं। तो आइए हम एक डेटा दिखाते हैं आपको। ये भारत का आप डेटा देख सकते हैं कि एक इंडेक्स निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, शॉर्ट में GHI। उसमें भारत का क्या रैंकिंग है। 2014 में 76 कंट्रीज में 55 रैंकिंग था और अभी 102 रैंकिंग है। 117 कंट्रीज में, तो 117 कंट्रीज़ में 102 रैंकिंग, ये बहुत बेहतर तो नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका से भी बुरा हाल है। श्रीलंका में 66 है और बांग्लादेश 88 रैंकिंग है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश श्रीलंका की आबादी हमसे काफ़ी कम है, इसलिए भी ऐसा है। लेकिन फिर भी अभी हमें इस पर वर्क करना होगा और हमें इसको प्रायोरिटी को समझना होगा, क्योंकि यही हमारी प्रायोरिटी। पीपल आर हंग्री, व्हाट एजुकेशन एंड हेल्थ एंड व्हाट एल्स कैन यू डू। जहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हंग्री, वहाँ पे किसी और चीज़ पे पैसा खर्च करने के बारे में अभी आप सोच भी नहीं सकते। तो अब हंगर इंडेक्स को देखने के बाद हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में दो तरह का हंगर है। एक क्रॉनिक हंगर कहलाता है, एक सीजनल हंगर कहलाता है। क्रॉनिक हंगर का मतलब कह लीजिए कि जो साल भर जिनको समस्या है, सालों भर परेशान रहते हैं, उनको अनाज सही से नहीं मिल पाता है क्वांटिटी के हिसाब से,
नमक रोटी में काम चला ले रहे हैं। एक टाइम अनाज मिल रहा है, एक टाइम सोचना पड़ रहा है, या फिर अगर मिल रहा है तो क्वालिटी बहुत गड़बड़ है। मतलब कि इतना ऐसा खाना कि खाने के बाद सिर्फ किसी तरह से आप जिंदा रह सकते हैं, उससे आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ बड़ी ग्रोथ कर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्रोनिक हंगर कहलाता है। ये समस्या किन लोगों को फेस करना पड़ा? जो गरीब लोग, जिनके पास इनकम कम है तो मुश्किल है। एक दूसरा हंगर, इसको सीजनल हंगर कहते हैं। हंगर का मतलब हुआ वैसा हंगर जो जिसकी समस्या केवल उन लोगों को आएगी जो सीजनल काम करते हैं, और ये स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के काम में रहते हैं, और आप जानते हैं कि खेती बाड़ी का काम तो मौसम के हिसाब से। तो मान लीजिए आप 5 महीने आपने जॉब किया, 7 महीने आप फ्री, तो जो 7 महीने फ्री आप रहेंगे, इनकम तो मुश्किल है, तो फिर भुखमरी का सिचुएशन आ सकता है। साथ साथ में कहा जाए, कुछ अच्छी खबर भी देखने को आई है कि अब सीजनल और क्रॉनिक हंगर पहले से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ। ये टेबल वगैरह दिखाया गया है कि पहले कितना था और अभी कितना है। 6.4 है, पहले 18.5 था 1983 में, और अब थोड़ा सा धीरे धीरे पीछे घटते हुए 1993-4 में 5.1 आया, 2001 में 3.3 आया। तो अर्बन में भी घटा और गांव में भी घटा है। ये क्रॉनिक और सीजनल हंगर टोटल मिला के भी घट गया है। और भारत अब पहले से फूड ग्रेन्स के मामले में आज़ादी के बाद सेल्फ सफिशिएंसी मतलब खुद आत्मनिर्भर होने वाला है, आत्मनिर्भर हो रहा है। कैसे, क्या हुआ था कि गरीब भी अगर है तो अनाज अगर मिल जाएगा कम दाम में तो ऑफर कर पाएंगे, जिससे अफोर्डेबल दाम पे पीडीएस वगैरह प्रोवाइड करती है। आगे हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज़ादी के बाद भारत के जो पॉलिसी मेकर थे, जो पीएम वगैरह हुए, बहुत सारे बेहतरीन काम उन लोगों ने भी किया कि सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स में हमें ऑप्टेन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ चावल गेहूँ बाहर से आया करता था, तो इसके लिए भारत ने एक नया स्ट्रेटजी एग्रीकल्चर में अपनाया, जिसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब कि एक नया तरह का बीज का इस्तेमाल किया गया, HYB, ज़्यादा फसल को उगाने के लिए। इससे व्हीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो बूम कर गया, बहुत उसमें प्रोडक्शन बढ़ोतरी हुई। अब इंदिरा गांधी की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके टाइम में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिला। तो शुरू में तो फोकस था व्हीट पे, फिर बाद में राइस पे फोकस गया, और इसका भी इंक्रीज हर जगह सेम नहीं देखने को मिलता है भाई। यूपी में, पंजाब में, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एकदम हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ था। और उत्तराखंड, झारखंड, असम, तमिलनाडु में पहले से थोड़ा सा गिर गया। जबकि वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में तो रिकॉर्डेड इंक्रीज आया। किस चीज़ में रिकॉर्डेड इंक्रीज आया था? वही चावल गेहूं के प्रोडक्शन में। और कारण क्या था? HYB सीड का यूज़ करना। उम्मीद है कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। उसमें हम लोग बात करेंगे MSP, PDS, there are a lot of things that we are going to discuss in the next video. Till then, stay tuned. Thank you. Have a nice day. Bye bye.